हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड हिंदी का जो बुक है गोदलू भाग 2 चैप्टर 9 अभिनय, उसका लेखक परिचय। लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। कब उनका जन्म हुआ था, उनके माताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी निधन कब हुआ था और उनके बारे में सारी चीज़ें के साथ साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी बताया हूँ। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को देखना है, जैसे कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर इसको रिकॉर्ड किया हूँ, इसको देखना है और इस बीच में व्हाट्सअप नंबर मैं दिया हूँ, उस पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे चैप्टर 9 का हिंदी का पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी कराई जाती है। तो इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, अपने जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ से आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, समरी है, लिंग निर्णय करना, सब चीज़ मैं यहाँ पर बताया हूँ। तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। आज हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी अभिनय। ये लेखक परिचय है, ये इनका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेखक का नाम लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी थे और माता का नाम निर्मला देवी थी। अशोक वाजपेयी का निधन 7 दिसंबर 2019 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए किताब में या फिर और भी जगह जो है इनके मृत्यु के बारे में नहीं दिया हुआ है। जो बुक है वो बहुत पहले छपा हुआ है, इसमें उसमें जो है निधन के बारे में नहीं दिया हुआ है। ये इनका निधन जस्ट हुआ था 2019 में, ठीक है, अभी से 2-3 साल पहले। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चैप्टर के बारे में। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई तथा सागर विश्वविद्यालय से बीए और सर्टिफिकेट महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेज विषय में एमए किया, ठीक है, अंग्रेजी विषय में एमए कर लिया। इसकी कुछ रचनाएं थी, हम यहाँ पर बता देते हैं। रचनाएं आपसे पूछा जाता है। रचनाएं जैसे कि शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग, अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिनय, अभी कुछ और समय के पास समय, इबादत से गिरी, मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, धूप, चिट्ठी, रसा इत्यादि, ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं। पाठ परिचय, तो हम आपको बता दें कि प्रस्तुत पाठ अभिनय इसी नाम के गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। अभिनय दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। क्या है पूछेगा आपसे अभिनय, देखिए ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, यहां से आपका मेन क्वेश्चन है। अभिनय दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रयास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविताएं लिखी थी वहीं पर जाकर। चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें, अभिनयों में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अभिनयों के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित अभिनय नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष वहां पर होता है। रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। बाद में वहां ला सतरूज कातुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसीलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखक से जुड़ा हुआ है। वहां संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, सप्ताह के 5 दिन में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सतरूज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था, इसलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत के टिप्स लेते गए थे कि हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। 19 दिनों के प्रवास में इन्होंने 35 कविताएं तथा
27 गद्य रचनाएं लिखी। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख लिया। अब देखिए, उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीजों है तो चीजों लिखा गया, चीजों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचनाएं की। नदी के किनारे नदी है, तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव वीरनाव और दूसरी तरफ अभिनव अपनी सहजता, सुंदरता, निर्भरता तथा संवेदनशीलता प्रेरकों को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रोन नदी का कल कल छल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही। जिस प्रकार जहां तहां से जल आकर नदी में मिलते रहते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं और वही भाव काव्य रूप में परिणत होते रहते हैं। निष्कर्षतः न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता शब्द रिक्त होती है। तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते। तो ये थे पाठ के कुछ लेखक परिचय पाठ के बारे में। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 कर रहा है कि अभिनय क्या है और वह कहां अवस्थित है। देखिए, अभिनय एक स्थान का नाम है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। बरस अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। तो देखिए, गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। पूछेगा बरस अभिनव में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, तो गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस में होता रहता है। तो ये एक तरह से हो गया इसका आंसर। लेखक अभिनय किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा क्या सुना। देखिए, पीटर बुकरे का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनव वहां गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। इसलिए वो क्या किए, वहां पर गए, वहां देखे। होने वाला क्या था, पीटर ब्रुके का विवादास्पद महाभारत जो था उस पर पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनय वहां पर गए थे और वहां देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। तब जाकर इन्होंने लेखक जो है इसके बारे में लिखना शुरू किया। ला सबुज क्या है और वह कहां अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह अभिनव में है, उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ रहता। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, ला सुत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा। देखिए, ला सुत्रुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में कातुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसके भीतर ही भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। दो कमरे के चैम्बर सुसज्जित है। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कार्तसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। उसके द्वारा ला सुत्रुज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है। अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे। लेखक की उपलब्धि क्या रही। लेखक अभिनव अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टिप्स लेकर गए थे और वहां के 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिएगा। इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है कि लेखक जो है वहां पर कितने दिन रहे, तो 19 दिन रहे। कब से कब तक रहे, डेट भी पूछ सकता है। क्या क्या चीज लेकर गए तो वो भी पूछ सकता है। और हम इसको समरी में बता ही दिए हुए हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। देखिए, कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। अब देखिए प्रश्न 8, अभिनव के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वे सुंदर, निबिड़, संघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अभिनव को उसी के मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रजाति भी जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विषमता है, इसके बारे में पूछ रहा है। मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपनी अनुभव को व्यक्त करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। हर स्थिति में गुजरते हुए अभिव्यक्ति नहीं करता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है, देख लीजिए बढ़िया से। वैसे मैं इसका पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा, लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगा जब आप व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे। और बहुत बच्चे होते हैं कि वीडियो को देखते नहीं है, बोलते कि सर कैसे करें। व्हाट्सएप पर आप कमेंट करेंगे 8873210713 पर मैसेज करेंगे और आप लिखेंगे कि चैप्टर 9 का हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको दे देंगे। इस कविता से आप क्या सीखते हैं? इस कविता से हम लोग सीखते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना, अनेक प्रकार के झांसावातों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वो नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से ऐसा लगता है कि स्वयं नदी ही नदी हो गए। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। एक्चुअली अगर आप जैसे कि ट्रेन में सफर करते हैं, आप देखते होंगे बगल वाले रोड को, या फिर गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो आपको लगता है कि वो रोड ही जा रहा है। उसी तरह से इस लेखक को भी जब नदी के किनारे बैठे, नदी के पानी को देखे तो लग रहा है कि नदी के पानी नहीं बह रहा है, बल्कि नदी ये जो काते काते वो बह रहा है, और नदी के साथ साथ हम भी बह रहे हैं। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए। इस बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? देखिए, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द, भंगिमाओं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती हैं और तदाकर होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी भी विलंबनाएं शब्द
भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है, हम इसकी अभिभूति से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, ये थे टोटल क्वेश्चन, जो 14 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन का आंसर हम यहां बता दिए हैं। इसके लेखक परिचय, इनके समरी को बता दिया गया है। अब यहां से भाषा की बात है, लिंग निर्णय करना है, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। हम यहां पर आपको पीडीएफ में दे देंगे, आप इसको जो है देख करके बढ़िया से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है कि हमें समझाना ही पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करेंगे तभी मिलेगा, अन्यथा आप लोग नीचे कमेंट करिए और इसके वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट करके देखेंगे, जिसका कमेंट रहेगा उसी को हम पीडीएफ देंगे, इसीलिए आप वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और मैसेज कीजिए 8873078873210713 और इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।